तो एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा सा मतलब डिटेल बताने का कोशिश करेंगे कि क्या सोचते हैं तुम्हारा पब्लिक तालिका के बारे में आप क्या कैसे इसको क्या होना चाहिए ताकि एक आइडिया लगे आदमी को क्या कहना क्या है। जब तक कोशिश किए हैं लेकिन टूटा-फूटा कोशिश है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो इसको एक मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उस विज़न को सामने लाने का कोशिश करना है। ठीक है। तो फिलहाल रास्ता मेनली एकेडमिक है, लिटरल नहीं। कहानी, कविता नहीं लिखना, ठीक है। एकेडमिक लिटरेचर की तरह मतलब तो ऑब्वियसली इसका टारगेट डायरेक्टली तुम्हारा कोई ये नहीं होगा कोई भी लेमैन नहीं होगा, कोई बिज़नेसमैन वगैरह नहीं, लेकिन जो ग्रेजुएट जो स्टूडेंट वर्ग है, उसके लिए ये एक मतलब अट्रैक्टिव फीचर होना चाहिए। तो बेसिकली स्टूडेंट और इंटेलेक्चुअल टारगेट को ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्लस टारगेट के लिए ये किताब और इसको हम लोग को लिखना है, ठीक है। ठीक है। तो देखो तो तुमसे जो कह रहे हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग करेंगे या इसको जो समझाएंगे, हम तुमसे लिखने क्यों कह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली उससे हमको एक आइडिया लगेगा कि तुम्हारे लेवल पे तुम क्या समझ रही हो, और उस हिसाब से उसको एलेबोरेट किया जाएगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग हैं उसको समझने में वो सक्षम हो सके। इसीलिए वो डिटेल्ड हो पाएगा, तभी वो मतलब कंसेप्चुअली कोहेरेंट हो पाएगा। बिना बात किए हम अगर एक तरफा लिख देंगे ना, तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम समय देना चाहते हैं और ऑर्गेनिकली इसको डेवलप करना चाहते हैं, जैविक रूप से कि कोई इम्पोज्ड सा चीज ना लगे। एक कल्चरल रिफॉर्म मतलब एक देखो, कल्चर या किसी भी आदमी का एक डिपार्टमेंट दूसरे से अलग नहीं होता है। मेरा इकोनॉमी मेरे ऑक्यूपेशन से अलग नहीं हो सकता। मेरा ऑक्यूपेशन मेरे रिलीजन से अलग नहीं हो सकता। मेरा रिलीजन मेरे फिलॉसफी से अलग नहीं हो सकता। सब एक कॉम्प्रिहेंसिव होल क्रिएट करता है। तो वो जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, उसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि इन जनरल लाइफ को फेवर करे, ये कंसेप्ट लाइफ इकोनॉमिक्स में हम डेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लाइफ इकोनॉमिक्स या जीवत शास्त्र की जो परिकल्पना है, वो तीन मुख्य विभाजन पर आधारित है। जीवन के अर्थ को समझने के लिए जो तीन विभाजन किए हैं, वो है एसेंशियल ट्राइड, एग्जिस्टेंशियल ट्राइड और इटर्नल ट्राइड। आवश्यक त्रय, अस्तित्वगत त्रय और शाश्वत त्रय, शाश्वत त्रय, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हम जेनेरिकली तुमको समझा रहे हैं कि किताब ऑर्गेनिकली कैसे डेवलप हो रही है, ठीक है। क्योंकि पब्लिक पालिका के कंसेप्ट को बिना उसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझेगी, किस परिकल्पना पर ये डेवलप हो रहा है, ये अगर तुम्हारा माइंडसेट नहीं रहेगा और तुम एक कॉर्पोरेट माइंडसेट से इसको अगर डील करना चाहोगे, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको उसका कॉन्टेक्स्ट सेट करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जीवत शास्त्र लिखे थे 2022 में, आज 2025, 3 साल लगभग हो गया लिखे हुए।
उसके बाद उसी पर इलोक तंत्र उसका पूरा क्या कहते हैं विश्लेषण है एक तरह से। ठीक है। तो खैर, तो जो त्रय है उस त्रय को ऐसे समझना चाहिए कि मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की का एक कंसेप्ट जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई के दौरान पढ़े थे। उसका जो वो 5 लेवल में एक इंसान की जरूरतों को समझने का प्रयास करता है। ठीक है। 5 में होता है, उसको देख भी लेते हैं क्या क्या होता है, उससे भी समझने में तुमको आसानी होगा। और अगर कोई इसको देखेगा कभी तो उसको उसके लिए भी यही इसीलिए अरेंज करने के लिए इसको रिकॉर्ड कर रहा है। Maslow's need of hierarchy। एक मिनट हम ना आते हैं टेक्नोलॉजी देख रही हो क्या? एक नंबर टेक्नोलॉजी, वहां पे कैमरा लगा हुआ है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट इधर चले जाएंगे तो लेने के लिए यहाँ तक आ जाएगा। कितना डायनामिक कैमरा देख। मस्त रिकॉर्डिंग करता है यार। इधर वाला भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, खाली वही कर रहा है। खाली वही कर रहा है। वाह। उससे कोई इससे आई तो बंद है जिसको किए ही नहीं है, ऑन ही नहीं किया यार साला। इतना रिकॉर्डिंग में माथा कौन लगाएगा? जब उस लेवल का होगा तब थोड़ा सा 2-3 कैमरा वाला सेटअप करेंगे। अभी एक और कैमरा, ज्यादा रिकॉर्डिंग हो जाता है। हाँ वही रिकॉर्डिंग ज्यादा हो जाता है, रख के उतना क्या ही करना टट्टी। तो ये वाला ज्यादा सुंदर सेटअप है, एक नंबर काम करता है क्या ये। मोशन डिटेक्ट कर रहा है भाई। awesome। चलो कोई नहीं। तो बता रहे थे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स का। तो देखो, इसमें मैस्लो समझाते हैं कि इंसान की जरूरत सबसे पहले आती है सोश फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, फिर एंड लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये कहते मैस्लोस कहते हैं कि इंसान की ज़रूरतें इस तरह से निर्धारित होती है, और जब एक सीढ़ी पूरी होती है तब वो दूसरे की तरफ बढ़ता है, फिर वो तीसरे की तरफ, फिर चौथे और फिर पांचवें की तरफ जाता है। सबसे नीचे है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब है कि जो बॉडीली नीड्स है, ठीक है, वो इसमें आ गया। ठीक है। दूसरा आता है सेफ्टी नीड्स। ठीक है। तो सेफ्टी नीड्स क्या हुआ? बेसिकली बॉडीली सेफ्टी की ही बात हुई, एक सोशल सेफ्टी की भी बात यहाँ होती है। बॉडी तो फिजियोलॉजिकल में कवर हो ही गया, उस पे जो डेंजर है या जो भी है उसका सेफ्टी कंसर्न भी कहीं ना कहीं हो गया। इसके बाद एक सोशल सेफ्टी चाहिए हमको। इसके बाद हमको एक सोशल एफिलिएशन चाहिए। ठीक है, मतलब कि हम एक सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो हमको एक्सेप्ट करता है। वहीं पे कास्ट का और ये सब का फॉर्मेशन होता है। कई तरह की कम्युनिटीज होती है जिसको पंथ कहते हैं। हर कई तरह के पंथ होते हैं, कई तरह का संप्रदाय होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पंथ और संप्रदाय कोई मतलब ऊपर रखें गिरने का ज्यादा डर रहेगा। तो ये फिर लव एंड बिलोंगिंग हो जाता है। फिर एक सेल्फ एस्टीम की सेल्फ एस्टीम का जो है कि यहाँ पर हम एक सोशल सेल्फ कंसेप्ट का जो अवधारणा है कि हमको समाज में पद पैसा और प्रतिष्ठा चाहिए। ठीक है, पहले तो भाई समाज से हमको सुरक्षित होना है, उसके बाद समाज पर हमको राज करने की भी एक जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नीड पे आता है, खुद को शहंशाह मानना। ठीक है। तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फिर लास्ट में हो जाता है कि अब हम जो सोचे, जो करने निकले, हम पूरा करके आ गए, हम पूरे हो गए। जैसे अब सक्सेस स्टोरी जिसका भी सुनती है, जो ओरिजिनल सचिन हुए या जो भी हुए, तो ये सक्सेस स्टोरी अपना क्रिएट करते हैं सेल्फ एक्चुअल। तो इसमें कहा जाता है कि जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास है वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लव एंड बिलोंगिंग तक ही रह जाता है। सेल्फ एस्टीम भी कुछ लोग होते हैं जो मैनेजर फैनेजर या आईएएस फाईएएस बन गए तो मतलब लगता है कि कुछ ज्यादा हो गया हमारा, तो वही भोकाली में उस लेवल पे रह जाते हैं। और फिर कुछ आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे, जहां पर वो
लगता है कि हम इसलिए एग्ज़िस्ट करते हैं कि हम स एक लाइफ़ को मतलब अच्छा होते देख सकें। अब इस लेवल पे जाओगे तो देखोगे कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे अभी मॉडर्न एग्ज़ाम्पल में देखेंगे तो मतलब रवीश कुमार जैसे लोग हैं, जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स एंड कल्चर्स को चैलेंज कर रहे हैं और उसके खिलाफ एक एक वैकल्पिक संरचना का, क्योंकि उनको लगता है कि जो वर्तमान संरचना है वो जीवन के पक्ष में नहीं। तो पत्रकारिता का बेसिकली रोल ही यही हो जाता है कि उसको विपक्ष में खड़ा होना। तो ये मैस्लॉस का था। इसी पर आधारित है, मतलब इसी पर सोचते-सोचते हम अपने एक कैटेगराइज़ेशन पर आए, जो लाइफ इकोनॉमिक्स में डील करते हैं, जिसका फाउंडेशन एक तो ये हो गया, उसका दूसरा फाउंडेशन आता है दिमाग के कैटेगराइज़ेशन से और सेल्फ के कांसेप्ट और सेल्फ के कैटेगराइज़ेशन के लिए। तो ये तीनों कांसेप्ट भी जो ट्राइड्स के कांसेप्ट है उससे लिंक्ड है। तो इसको भी एक-एक करके समझा देते हैं, ठीक है? पहला हुआ दिमाग का कैटेगराइज़ेशन, ठीक है? दिमाग के कैटेगराइज़ेशन में ये बायोलॉजिकल कैटेगराइज़ेशन है, जो किताबों में पढ़ने को मिलता है कि दिमाग को इवोल्यूशन के आधार पर 3 हिस्से में कैटेगराइज़ किया जाता है। ओल्ड ब्रेन, मिड ब्रेन और न्यू ब्रेन, ठीक है? ओल्ड ब्रेन जो होता है, उसका काम है फूड, सेक्स और डेंजर, ठीक है? फूड, सेक्स और डेंजर पर ही वो पूरा निर्णय लेता है और 50% ऑफ द ब्रेन जो है ऑलमोस्ट ओल्ड ब्रेन ही है, जो हमको मतलब ये जो ब्रेन का पार्ट है, ये ब्रेन का पार्ट लगभग हमको कॉमन मिलता है जो बाकी मैमल्स और रेप्टिलियन प्राणी हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन को केपेबल होते हैं। फूड, सेक्स और डेंजर, जैसे अब कोई खतरा आ रहा है, बॉल आ रहा है तो हटना है, ये इस सब के लिए हम लोग सोच नहीं रहे होते, ठीक है? दिमाग ये सारा कैलकुलेशन खुद से कर लेता है, गणित लगाना उसमें कैलकुलेटर लेके नहीं बैठता है आदमी, ठीक है? वो सब न्यू ब्रेन का काम होता है। तो ओल्ड ब्रेन का जो काम है, वो अपना करता रहता है, वो एवर प्रेज़ेंट है। यहीं पर माइंड का क्लासिफिकेशन हो जाता है। यही ओल्ड ब्रेन जो है, जो बहुत बड़ा रिपॉजिटरी ऑफ नॉलेज है, जो तुम्हारे एक्सपीरियंस को हमेशा कैटेगराइज़ करता है, जो केनिशियन नॉलेज में, कांट के नॉलेज फिलॉसफी में जो कैटेगरी करते हैं एपिस्टेमोलॉजी में अपने, उससे भी वे ये रेफ़र करता है। लेकिन इसका जो दूसरा यहाँ पर जो है, वो है कि ओल्ड ब्रेन जो है वो रिज़ेम्बल करता है अनकॉन्शियस माइंड को। माइंड और ब्रेन में जो अंतर आता है, वही अंतर तुम्हारा साइकियाट्री और साइकोलॉजी में हो जाता है। ब्रेन को जब समझते हैं तो साइकियाट्री जैसा चीज़ है, मतलब हम उसका न्यूरोलॉजी समझ रहे हैं, उसका मतलब फिज़िकल कंपोज़िशन समझ। माइंड एक फिज़िकल एंटिटी नहीं है, ठीक है? माइंड एक अ कॉन्शियस एंटिटी है, फिजिकल एंटिटी नहीं है, कॉन्शियसनेस है। और वो कॉन्शियसनेस कई लेवल पर हम लोग महसूस करते हैं, जैसे जिसका क्लासिफिकेशन अब हमको वेदांत दर्शन में मिलता है कि जो क्या सुषुप्त अवस्था है, जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है और तुरिया अवस्था है। 4 अवस्था में इसको बांटा जाता है। तो ये सारे कंसेप्ट को मिलकर के यहाँ पर जब हम देखते हैं, तो पहला कैटेगरी हमको मिलता है हमारे ट्राइड्स का। पहला ट्राइड जो एसेंशियल ट्राइड है, वो फूड, सेक्स और डेंजर है, ठीक है? दूसरा ट्राइड आता है एग्जिस्टेंशियल ट्राइड, ठीक है? एग्जिस्टेंशियल ट्राइड में क्या है? बॉडी, कॉन्शियसनेस और सोल, ठीक है? एसेंशियल ट्राइड से एग्जिस्टेंशियल ट्राइड के बीच को जोड़ने की कड़ी बॉडी है, ठीक है? बॉडी और कॉन्शियसनेस मिलकर माइंड को फॉर्म कर रही है और इन सब को ऑब्जर्व करने वाला एक सोल एंटिटी है, जिसको डेकार्ट्स कहते हैं कॉगिटो अर्गो सम। आई एम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं हूं क्योंकि मैं सोच सकता हूं, या उससे भी जो अच्छा उसका होता है, आई डाउट देयरफॉर आई एम। मैं शक करता हूं इसलिए मैं हूं। मेरे होने की बुनियाद ही यही है कि मैं खुद के होने पर भी शक कर सकता हूं, तो मैं तो हूं।
तो वो लेवल का जो मैं है, वो क्लासिफिकेशन, यही क्लासिफिकेशन अद्वैतवाद में आत्मा की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो डिफरेंट फिलॉसफीज है वो एक दूसरे से अलग अलग ये है। तो फिलॉसफी में चले गया। नहीं नहीं, पब्लिक पालिका में ये भाई इसके बिना पब्लिक पालिका नहीं हो सकता, नहीं समझाया जा सकता है। ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो है, ये लाइफ इकोनॉमिक्स का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पर जब पब्लिक पालिका को इमेजिन करेगा तो वो पिक्चर सामने आएगा जो हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि ये लंबा काम है। अगर खाली यही लिख देना ये नहीं हो जाता, नहीं होता, नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। इसके बाद बॉडी, सोल और कॉन्शियसनेस, और फाइनली आता है इटर्नल ट्राइड, जिसमें तीन को रखे हैं। एक तो ट्रूथ है, गॉड है, और लाइफ है। ठीक है, लाइफ, ट्रूथ और गॉड। ठीक है, गांधी ने अपने दर्शन में बहुत ही तथ्यात्मक रूप से और तार्किक स्तर पर यह साबित कर दिया था कि गॉड और लाइफ, गॉड और ट्रूथ एक ही चीज है। ठीक है, तुम सत्य कहो या तुम भगवान हाँ, कहो, कोई अंतर नहीं। तुम उसको सत्य कह दो, वो भी भगवान है। और तुम बेसिकली वो एक 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 लॉजिकल एंटिटी को भगवान बता देते हैं। ठीक है, वही ब्रह्म है, क्योंकि वो भी कुछ अलग नहीं कर रहे, वो भी अद्वैत दर्शन को फॉलो कर रहे हैं, गीता को पढ़ रहे हैं, और उसी के आधार पर विश्व का वर्णन कर रहे हैं। तो सत्य और भगवान के बीच में एक लॉजिकल अगर कनेक्शन जोड़ना है तो गांधी के दर्शन से भी लोग सीधे विचारों को निकाल सकते हैं, और आखिरकार जीवन को हम उससे जोड़ देते हैं। जीवन को इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि चलो अगर मान लेते हैं कि मृत्यु हमारा आखिरी सत्य होगा, ठीक है, लेकिन जिस सच को हम भोग रहे हैं वो तो जीवन है। ठीक है, हमारे मर जाने से हमारी समस्या खत्म नहीं हो जाती है। तो इसलिए लाइफ इकोनॉमिक्स में अब ये जो क्लासिफिकेशन था मैस्लोज नीड ऑफ, इसीलिए कह रहे हैं बहुत ही लंबा कनेक्शन है, डेप्थ को तुमको एक एक लेयर में समझना होगा। और इसको जब तुम एक एक लेयर पे मार्क करोगी ना, और इसको हम भी जब सुनेंगे तो मार्क करना हमको आसान हो जाएगा। तुम करो ना करो, तुम अपना इनपुट जो करो, हम क्योंकि बोल नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, तो इससे होता क्या है ना कि साला दिमाग यहाँ से यहाँ, यहाँ से, अब लिखने के लिए जगह नहीं बचा है। ठीक है अब बोलेंगे नहीं तो फट जाएंगे तो सुनो बैठ कर। तो अगर जीवन को सत्य मानना है, जीवन को अगर सच मानना है, ठीक है, और उसके आधार पर डिसाइड, तो उसके लिए बुद्धिस्ट फिलॉसफी बहुत ही बढ़िया कॉन्शियसनेस का डेफिनेशन लेकर आती है। ठीक, तो हम जो ये मतलब ताना बाना पिरो रहे हैं, ये किसी एक दर्शन से इंस्पायर्ड नहीं है, और हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको ट्रेडिशनल फिलॉसफी से कैसे कैसे जोड़े हैं, इसका प्रमाण दें। और इसका बहुत सारा प्रमाण लिखा हुआ तुमको, मतलब मेरे ब्लॉग और किताब में बिखरा हुआ तुमको अनंत मिलेगा ठीक है, तो उसको खैर अभी साइड करते हैं। तो लाइफ इकोनॉमिक्स की इस अवधारणा को समझना है कि मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की के हिसाब से अगर हम देखें तो फिजियोलॉजिकल नीड के अंतर्गत फूड, सेक्स और डेंजर तुम्हारा सेफ्टी को भी कवर कर लिया। ठीक है, और एसेंशियल ट्राइड तुम्हारा फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स को कवर कर लिया। एग्जिस्टेंशियल ट्राइड तुम्हारा लव, बिलोंगिंग को कवर कर लिया। ठीक है, थोड़ा बहुत सेल्फ स्टीम में भी पहुंच गया। और एटर्नल ट्राइड में तुमको ये ये जो अपवर्ड पिरामिड है ना, इसको वो वोल्केनो की तरह ब्लास्ट कर दिया।
क्योंकि ट्रूथ जो है वो मोमेंटरी, ठीक है, क्षणिकवाद जो है कि क्षणभंगुर दुनिया में हम जी रहे हैं, पल पल बन रही है, पल पल बिगड़ रही है, उससे इलोक तंत्र का फिर जन्म होता है कि हम एक पर्सनल वर्ल्ड को देख रहे हैं। मेरे लिए मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से अलग है। तुम्हारी दुनिया में मेरे लिए एक जगह है, मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए एक जगह है। तुम मेरी एक अवधारणा हो, हम तुम्हारी एक अवधारणा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब इस कंसेप्ट को समझाया जाता है कि एवरी एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट, तो ये जो इलोक की अवधारणा आती है तो वो कंप्यूटर साइंस के ऊप से आ रही है। तो उस इनहेरिटेंस को, वो जो ऑब्जेक्ट एरिया पूरा उसके पैराडाइम को कोई समझेगा तो अब उसको हम साइकोलॉजी के रास्ते, फिलॉसफी के रास्ते, इकोनॉमी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरे नेक्सस को हम कैसे कैसे समझाएंगे, ये एक पार्ट होगा। ठीक है, ये एक दिन में नहीं समझ में आ जाएगा, इसीलिए जितना बोलना था एक बार में हम तुमको, ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब पब्लिक पालिका को समझाने के लिए जो चैप्टराइजेशन है वो कुछ ऐसा है कि पहले चैप्टर में एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी लिखना है। ये चैप्टर सीधे सीधे हम ज्ञानार्थ को बोल दिए, मस्त लिख के दे दिया। ठीक है, इस पे मेरे को मेहनत नहीं करना है, तुमको भी नहीं करना है। ठीक है, इसका हिंदी इंग्लिश वर्जन हम लोग निकलवा लेंगे, हो गया। थोड़ा सा उसको हम पॉलिश करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको मतलब निकलवा देंगे तो कुछ भी वो लिख देगा, तो ऐसा नहीं है। हमको जो जो चीज इनपुट करवाना है, जैसे 91 के रिफॉर्म्स का क्या असर पड़ा, जिसके अब अभी के करंट इकोनॉमी पे क्या क्या, अभी के करंट इकोनॉमी पे मेरी समझ से कौन कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या इम्पैक्ट डालता है, इसका एक विश्लेषण करना है। ठीक है, तो वो हम इसमें करेंगे, और ये अंग्रेजी हिंदी में लिख करके हम ओवर टाइम तुमको दे, इसको वही कंटेंट जुगाड़ते रहेंगे, तुम भी पढ़ते रहना, हम भी पढ़ते रहेंगे। जब इसका इसका डेवलपमेंट होता चला जाएगा, ये एक ओवर ग्रोइंग प्रोसेस होगा। चैप्टर 1 खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें हम लोग डेटा एंटर करते रहेंगे, और जो समझ में आएगा उसमें डालते 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 उसको एक बार में फाइनल पैक करके लास्ट में डाल देंगे। इसके बाद दूसरा वाला भी चैप्टर जो है कि करंट डेमोक्रेटिक मॉडल क्यों फेल कर रहा है, इसको समझने और समझाने के लिए हम लोग को जो अभी करंट पत्रकारिता है, रवीश कुमार और इन सब का जो जो रिपोर्ट्स वो लोग कर रहा है उसको यूज करना। ये जो चैप्टर है ये तुम्हारा ब्लॉग मटेरियल है, इसको अभी थोड़ा सा टॉपिक वाइज कंक्लूड करके लिख करके छोड़ देना है। जब हम लोग ब्लॉगिंग के स्टेज पे पहुंचे, जब publicpalika.com बन रहा होगा, तब इसको हम लोग टारगेट करेंगे अपना बाकी चीज को प्रमोट करने। तो ये चैप्टर भी बस एक समरी फॉर्मेट में लिख करके कि अभी तक का मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ये भी हम तैयार कर देंगे। ठीक है, इसके बाद एक बार यहाँ पर आएगा कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी वर्सेस ऑर्गेनिक डेमोक्रेसी का एक डिबेट ओपन करेंगे। ऑर्गेनिक डेमोक्रेसी होती तो कैसा होता, अगर यहाँ पर देखो बेसिकली कंसेप्ट क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पर हम इस कंसेप्ट में यहाँ पर करना ये चाहते हैं कि भारत के बनने से विभाजन को हटा देना चाहते से बाहर। हैं। हाइपोथेटिकल कंडीशन कि हम आज के डेमोक्रेसी में जैसे भी पहुंचे हैं, हमारे पास एक संविधान है, एक इतिहास है, और उस इतिहास में एक बहुत बड़ा काला धब्बा विभाजन का है। हम विभाजन को हाइपोथेटिकली हटा देते हैं। ठीक है, तब क्या होता, तब शायद पब्लिक पालिका बनती। ठीक है, उस रिदम में हम लोग यहाँ से पब्लिक पालिका का नैरेटिव शुरू करें। समझ में आया कि हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिकली अगर लोकतंत्र का विकास होता। अभी तो देखो हुआ क्या कि विभाजन के कारण, मतलब बेसिकली पृष्ठभूमि देने के लिए कह रहे हैं, विभाजन के कारण जो केंद्र सरकार थी या वहां के जो लोग थे उनके पास एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी संभालना था।
उस ट्रेजेडी को संभालते हुए और देश में जो हिंदुत्व की मेंटालिटी उस समय थी, उसके कारण उनको बहुत कड़े कदम उठाते हुए केंद्र सरकार को मजबूत बनाना पड़ा, वरना भारत 2 ही नहीं, कई टुकड़ों में पड़ जाता, विस्फोट हो जाता। जैसे अफ्रीका में ऐसे नहीं छोटा-छोटा देश नज़र आता है, वैसा देश नज़र आता है। आज भी ये बिखराव की टेंडेंसी बहुत हद तक है, तमिलनाडु भी करता रहता है, सब टूटने-भागने पे लगा हुआ है। तो ये जो टेंडेंसी है ये अच्छी नहीं है। तो ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हो गया, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक डेमोक्रेसी। तो ऑर्गेनिक डेमोक्रेसी कैसा होता है? ऐसा लोकतंत्र होता है जहाँ मेरी बात सुनी जाती है, हुँ। जहाँ हमको फालतू किराए में लाउडस्पीकर लेकर के शांति भंग नहीं करना पड़ता, ठीक है? तो हमको समझ में आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है, कि विकेंद्रीकरण जो है कि भाई केंद्र को अगर सारा ताकत दे दोगे तो भैया उसको जो समझ में आएगा तुमको थोपता रहेगा। जब तक थपवाते रहोगे तब तक तो गोबर ही न रहोगे, है ना? तो इसको लेकर के और डिसेंट्रलाइजेशन पर हम लोगों को बहुत सारा एनालॉजी मिल जाएगा, जैसे स्विस इकोनॉमी। वो क्या होता है? स्विट्जरलैंड में जो इकोनॉमिक मॉडल है वो कुछ डिसेंट्रलाइज, और उसका जो सक्सेस, स्विट्जरलैंड के लोग सबसे ज्यादा हैप्पी है। अबे यार साले वो पहले ही स्विट्जरलैंड में रह रहे और कितना खुश होंगे। तो खैर उसके बाद फिर यहाँ से एक तरह से पब्लिक पालिका का नैरेटिव बन जाएगा, फिर बताएंगे, यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे पब्लिक पालिका क्या ऑफर कर रहा है, और उसके बाद आज पब्लिक पालिका पॉसिबल क्यों है, आज से 10 साल पहले नहीं था। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1। उसके बाद आएगा पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में जो चैप्टर्स है लाइफ इकोनॉमिक्स, जिसमें जो एक तो समझाई दी है, इसको डेवलप करके ये बेसिकली तुम्हारा इसका फिलॉसफी हो गया। ठीक है, कई सारे मॉडल्स पर काम किए हैं, ये सारा मॉडल जैसे ज्योग्राफिकल कम्युनिटी बिल्डिंग तुमको समझाए थे पिछले सेशन में, कि मतलब कैसे कम्युनिटी, ज्योग्राफिकल कम्युनिटी को जोड़ करके एक अच्छा नेटवर्क बनाया जा सकता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के साथ साथ रिपोर्टिंग वगैरह सबको एक बहुत संचालित रूप से तैयार, तो एक इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन का रोड मैप तैयार करके दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फाइनली पार्ट 3 में कि ऑर्गेनिक गवर्नेंस, और पार्ट 2 फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल गवर्नेंस क्या हो सकता है। अब एक एक चैप्टर को बनाते हुए, इसको रिसर्च करते हुए, अब जैसे एक एक चैप्टर को यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, उसमें अब मटेरियल डालना शुरू करेंगे। सारा ये वाला सारा सिंथेसिस करने के लिए एआई अपने पास है। हुँ। ठीक है, तो खाली सिंथेसिस करने के लिए ही नहीं, बकायदा चैप्टर पे चैप्टर लिखने और उसको रिसर्च करने और करने में वो पूरी तरह से सक्षम। तुम अपनी तरह से जिज्ञासा सानवी को तैयार करो, हम दोनों एक एक ठो नाम बदल देंगे। एलियस वाला नाम होता है ना, पेन नेम वाला। हुँ। तुम जिज्ञासा सानवी बन जाना, हम ज्ञानार्थ शास्त्री बन जाएंगे, और उससे किताब लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो रियल आइडेंटिटी है वो सेफ भी रहेगा। ठीक है, हम इलीगल का मतलब कोई ऑफिशियली हमको ट्रेस करना चाहे, ठीक है, तो कहाँ लैंड करेगा? ज्ञानार्थ शास्त्री। नहीं, सुकांत कुमार पे, क्योंकि हम लोग एक एफिडेविट बनवा करके ये लिखवा लेंगे, मतलब गवर्नमेंट से, जैसे पापा नहीं करवाए कि योगेंद्र महतो अब हम नए हैं, हम खाली योगेंद्र हैं। वो महतो खत्म करा दिए हैं। एफिडेविट करवा लिए। एक तो वैसे ही हम लोग एफिडेविट, हम लोग पेन नेम, अपना एक पेन नेम रख रहे हैं कि हम लोग लिटरेचर की दुनिया में अपने इस नाम से जाएंगे, और हमारा नाम मतलब ऑफिशियली अगर कोई ट्रेस करना चाहे तो हमको ट्रेस कर सकता है, पर वर्चुअल वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में हम सुकांत कुमार नहीं है, तुम अनीसा कुमारी नहीं। ठीक है, अपना अपने माथा पे अपने नाम को काहे बदनाम करना है। ठीक है, तो अभी तक जितना चीज लिखाया, और या ये चाह हो सकता है कि तुम ज्ञान जिज्ञासा सानवी से शुरू मत कर। ठीक है, क्योंकि देखो इससे फायदा क्या होगा कि हमको अपना नाम छिपाना है, हम उस हालत में, तुम को ऑथर कर रही हो इस किताब को, तो तुम एक फेस भी बन सकती हो,
अगर तुम ये पूरा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेती हो कि देखो ये कैसे होगा, तो अगर डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस होगा तो तुम और हम दोनों जा सकते हैं कभी। तो अभी पहले इस पर काम करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लॉग बनेगा, फिर ये सब होगा तो अभी वो समझ आज लो। का छोड़ दो, अब सोचो, हम भी सोचते आज हैं। का तो हो गया, अब कितना देर हो गया, ये 35 मिनट का हो गया है, 4 जीबी का रिकॉर्डिंग हो चुका है, वही तो बंद कर। ठीक है। तो आज का हो गया, जितना करना था, जो होना था हो गया, तुमको हम दोनों रिकॉर्डिंग दे देते हैं।